आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हम पढ़े थे उसके पहले घटनाक्रम में क्या घटा इन चीजों पे एक सरसरी निगाह रखेंगे, क्योंकि इतिहास ऐसा कुछ नहीं कि जो बीता हुआ कल वही इतिहास है। इतिहास उन महत्वपूर्ण लोगों के महत्वपूर्ण कार्यों, महत्वपूर्ण घटनाओं का उपसंकलन है जो व्यापक क्षेत्र पर लंबे समय पर तक असर छोड़ता है। दिस इम्प्रिंट a everlasting impression on a broader geographical area, on a broader people। तो अभी हम एक चार्ट बनाएंगे जिससे हम इतिहास की यात्रा जो हम पाषाण काल से शुरू करते हैं और हड़प्पा तक करते हैं, इसकी हम एक यात्रा करते हैं। क्योंकि चीजों को जब तक आप कोरिलेट नहीं करेंगे, जब तक चीजों को आप एक दूसरे से, एक तार को दूसरे तार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो पूरी कड़ी बन के नहीं आएगी। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे किया जाए इसको। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया इतिहास के बारे में, इतिहास की पूरी यात्रा कैसे संपन्न हुई है। तो हमने सबसे पहले बताया कि इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया बेटा? 3 भागों में बांटा गया है। ये वो सवाल है जो वनडे वाले भी याद रखते हैं, लेकिन हमारा कार्य इससे बहुत ज्यादा है। एक हो जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, अभी प्राचीन भारत नहीं। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक इतिहास। हालांकि ये ज्यादातर भारत के संदर्भ में है, आधुनिक इतिहास। अब ये प्राचीन इतिहास को भी हम यहाँ पे कितने भागों में बांटेंगे? पाषाण के आधार पे कर दें। पाषाण के आधार पे हमने क्यों किया? यहाँ पे हमने इतिहास को पाषाण के आधार पे क्यों किया? क्योंकि जो प्राचीन मानव था उसका जीवन एक केंद्र के चारों ओर घूमता था, जो था पाषाण। पाषाण की गुफाओं में रहना, शैलाश्रय में रहना, पाषाण के हथियार और उपकरण का प्रयोग करना, और पाषाण पे ही उसका जीवन है, और पाषाण से ही पहली बार वो अग्नि का आविष्कार करता है। इसीलिए हम इसे पाषाण के हिसाब से इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसे हम कैसे बोलेंगे? आपको याद आ रहा है क्या क्या है ये? पुरा पाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल, वेरी गुड, और उसके बाद नव पाषाण काल। अब ये आप वनडे वाले बच्चों से अब एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम इसका और विभाजन करेंगे। पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में और बांट दें। कौन कौन सा बेटा? पहला है पूर्व पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल, हाँ, तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल या उच्च पुरा पाषाण काल, या नव पुरा पाषाण काल। तो नव पुरा इसलिए नहीं बोलते हैं, कुछ लोगों के गांव का नाम है नवापुरा, सुने हैं किसी गांव का नाम नवापुरा? तो नवापुरा न करके हम उच्च पुरा पाषाण कहेंगे, तो इससे स्पष्टता हो जाएगी कि पाषाण काल की घटनाओं में ये समीप वाली घटना है। पूर्व पुरा पाषाण काल में हमने बोला कि जो ज्ञात इतिहास है, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से बेटा 3 भागों में फिर बांटते हैं। एक तो इतिहास जिसे न पढ़ा गया और न लिखा गया, उसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पहला है, इसको विच्छेद करेंगे तो प्राक धन इतिहास हो जाएगा, हम ऐसे लिख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हो जाएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो इसके बारे में विवरण ये है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इतिहास का वो भाग जिसे न तो पढ़ा गया और ना ही लिखा गया, यहां कर देते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में कहते हैं कि इसे इसे न तो पढ़ा गया और ना ही लिखा जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में कहते हैं इतिहास का वो भाग जिसे लिखा तो गया
लेकिन पढ़ने की शैली या पढ़ने का स्किल लोगों में नहीं था। लिख तो लेते थे कुछ भी संकेतों में, तो इसे क्या कह सकते थे कि लेकिन लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इतिहास किसे कहते हैं? कहते हैं वो घटनाक्रम जिसे लिखा पढ़ा और संकलित किया गया, तो उसे हम क्या बोले? दोनों है, लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, दोनों को हम करेक्ट कर देते हैं। अब मैंने बोला कि भारतीय अपने इतिहास को इन 700 सालों में भुला चुके थे। 700 साल कौन सा? जब हम मुगलों के गुलाम थे और जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन के गुलाम थे, तो हमने अपने इतिहास का एक बड़ा पोर्शन भुला दिया। और इसीलिए कहते थे अंग्रेज विदेशी आके कहते थे कि भारत सपेरों का देश है, क्योंकि आप अपने कपड़े, आप अपने संस्कार, आप अपनी तहजीब को दोयम दर्जे का मानने लगे और जिन्होंने आपके ऊपर राज किया था उसको आपने उच्च मान लिया। पैंट भूशर्ट पहनना, टोपी लगाना, जूता पहनना, ये आपने मान लिया कि ये वीआईपी कल्चर है। लेकिन जो हमारे कपड़े मौसम के अनुसार बनाए गए थे, धोती कुर्ता साड़ी, ये सब चीजें आपने इसको बैकवर्डनेस कह दिया। तो ये नतीजा है किसी के भी आप गुलामी में रहते हो, आपका जो मानसिक जो सोचने का दायरा है वो संकीर्ण हो जाता है। इतिहास को 700 सालों में भारतीयों ने भुला दिया। इवन उसका जो इम्पोर्टेंट पहलू है उसको भी एक जगह संकलित करने की जोखिम नहीं उठाया। लेकिन ये बात कब शुरू होती है? भारत में अंग्रेजों के शासन के टाइम पे 1784 की मैं बात करता हूं। 1784 में आप एक घटना और याद करेंगे, विलियम जोन्स ने पहली बार एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है 1784 में। यही कालक्रम है जो भारत में 1780s के डिकेड में इतिहास को क्रमवार तरीके से विभाग बना करके इतिहास के खुदाई, इतिहास के संकलन का कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, अब हम जरा इसको कालक्रम के हिसाब से बांट दें तो जो पूर्व पुरा पाषाण काल है इसको हम बोलते हैं कितने लाख साल पूर्व? 25 लाख साल पूर्व। ये कहां तक का है? 25 लाख से 9 लाख तक, उच्च पुरा पाषाण तक, यहां तक पूर्व पुरा से मध्य पुरा पाषाण तक। तो ये हम कहते हैं 25 लाख साल से पूर्व से लेकर 9 लाख साल। अब ये जो उच्च पुरा पाषाण काल है ये कितने में है? 9 लाख से लेकर के 40,000। 40,000 ईसा पूर्व है कि साल है? ईसा पूर्व है, ये ईसा पूर्व मानिएगा इसको। अब इसमें प्रश्न उठेगा कि मानव ने, अब सवाल एक एक करके बनाते जाते हैं, सभ्यताएं ज्यादातर कहां विकसित हुई? पहला पहाड़ियों में, दूसरा वनों में, तीसरा पहाड़ियों और वनों में नदियों के किनारे, और चौथा सभी, उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर होगा? तीसरा, कोई भी टेरेन हो वहां पे अगर नदी है तो नदी के किनारे ही सारी सभ्यताएं। उदाहरण दीजिए किसी सभ्यता का, चाहे सुमेरियन सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो नील नदी की सभ्यता हो, चाहे वो इंडस वैली सभ्यता हो, ये सारी सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई? नदियों के किनारे। कारण क्या है? क्योंकि नदियों के किनारे दो तीन चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। पहला, पीने के लिए और अन्य कार्यों के लिए जल। दूसरा, उनको जानवरों से एक सुरक्षा मिल जाती है। तीसरा, एक जगह से दूसरे जगह आने और जाने के लिए संचार का माध्यम, परिवहन, नौकायन, और उसी नदी में तमाम तरीके के जानवर जो शिकार और आखेट करके भोजन के काम आते थे। ठीक है ना? तो ज्यादातर सभ्यताएं वहीं विकसित हुई। इसी क्रम में आपने देखा कि पहला जो पालतू जानवर है वो कौन था? वो कुत्ता है। आग का आविष्कार मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और ये कब खोजा गया? आग पूरा पूरा पाषाण काल के अंत में, या बोल सकते हैं उच्च पूरा पाषाण काल में लगभग। आग के प्रयोग का ज्ञान मनुष्य को कब हुआ? तो हो जाएगा कि मध्य पाषाण काल के अंत तक जाते जाते आग को अपने तरीके से मानव ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। अगर पूछेगा कि मानव ने पशुपालन पहले किया कि पहले कृषि किया, तो ज्यादातर मामले में दिखाई देता है कि पहले पशुपालन किया।
उसी पशुओं के माध्यम से कृषि करना शुरू किया। पूछेगा कि मानव ने खाद्यान्नों का उत्पादन कब शुरू किया, तो मानव ने खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में किया। कृषि और पशुपालन पूछेगा तो मध्यपाषाण काल ठीक है, लेकिन खाद्यान्नों का उत्पादन मतलब अपने करने वाले जो 10-12 तरीके के जो भोजन है जिनका आपका मिलता है साक्ष्य, वो सब उसने नवपाषाण काल में किया। नवपाषाण काल और किन कार्यों के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये कहीं न कहीं ताम्रपाषाणिक सभ्यता के समीचीन है। ताम्रपाषाणिक सभ्यता जिसमें किसका आविष्कार हो गया था, किस धातु का? तांबे का आविष्कार हो गया था, पत्थर तो उनके साथ था ही। तो हमने बोला कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल में जो मानव के जो उपकरण थे ये भोथरे थे, मानव के उपकरण भोथरे थे और ये भारी थे, इसके कारण शिकार में सुलभता नहीं होती थी। मध्य पाषाण काल जाते जाते और सबसे पहले मानव कौन सा पत्थर यूज करता था? क्वार्ट्ज पत्थर यूज करता था, क्वार्ट्ज पत्थर यूज करता था। बाद में इन पत्थरों को किससे रिप्लेस किया मानव ने? फ्लिंट, फ्लिंट और बताइए जेस्पर, और बताइए फ्लिंट पत्थर समझ रहे हैं, जेस्पर समझ रहे हैं, यही पत्थरों से रिप्लेस किया। मानव ने मध्य पाषाण काल में जाते जाते अपने औजारों को नुकीला और तेज और धारदार बनाना शुरू किया, जिसमें हैंड एक्स, खुरचनी, भेदनी, जिसे आप क्या बोलते हैं स्क्रैपर ना, ये सब बनाया। और नव पाषाण काल में तो बकायदे उसने, अच्छा मध्य पाषाण काल में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पशुपालन के साथ में मानव ने मिट्टी के बर्तन आदि बनाने शुरू कर दिए थे मध्य पाषाण काल के मध्यावधि के बाद। और नव पाषाण काल में तो बकायदे वो हर चीज को बनाने लगा था। इवन उसने आभूषण बनाने शुरू किए, उन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू करी, उन्होंने ना चित्रकारी शुरू करी। तो हमने देखा इतिहास का कालक्रम यहाँ आता है। मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 8000 से 4000 ईसा पूर्व। तो हम बोले कि 8000 ईसा पूर्व से 8 के मैंने लिखा ईसा पूर्व से लेकर के कितना 4000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल कितना है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक मान लो। या हम कई कई जगह ऐसे कहते हैं कि 9000 ईसा पूर्व से लेकर के, अच्छा ये नव पाषाण काल है ना, इसी के दायरे में। अच्छा पूछते हैं कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो, वो इन तीनों में किसके समकालीन है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल? बताइए, ये सवाल कई बार आयोग ने पूछा हुआ कि हड़प्पा सभ्यता इन तीनों में किसके समकालीन है। इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हड़प्पा में कई चीजें बहुत विकसित थी, तो इसको तो हम इग्नोर कर देते। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल के आसपास का संबंध लिख लीजिए अपने नोट्स में कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध नोट करके लिखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? आद्य ऐतिहासिक काल से है, आद्य ऐतिहासिक काल से। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ाने के लिए माध्यम वही यूज करते हैं जो जीवंत हो, लाइव हो, और जिसमें आपका संकेंद्रण बना रहे। हमारे पास पीडीएफ भी बहुत है, हजारों हजार पीडीएफ पड़े हुए हैं, लेकिन हमें अपने छात्र से कनेक्ट होना है। उसका उसका जो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है, उसके साथ में हमें अपने को कनेक्ट करके, इसीलिए हम कई बार हम लोग बिना सामग्री के और लगातार बच्चों को रिवीजन करवाते हैं, ताकि हमारे छात्र को भी अपने दिमाग में जोड़ देने का मौका मिले, और वो उस समय एनालिसिस भी कर रहे हो कि शिक्षक जो हमारा पढ़ा रहा है वो कितना तार्किक है और कितना वो रेलेवेंट है। रेलेवेंट मतलब प्रासंगिक है। तो हमने बोला कि ये यहाँ तक हो गया। और मध्यकालीन भारत में, अच्छा इसमें आप ऐसे पढ़ते हो बेटा कि हम बोलते हैं कि कहां से कहां तक, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक, हम यही बोलते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। 600 ईस्वी क्यों बोलते हैं?
क्योंकि हम जान रहे हैं कि बीच में मध्यकालीन का जो नींव तैयार हो गया है, आपका आपका जो ये जो आपके अरब अरब कंट्रीज हैं, यहाँ पे बेसिकली इस्लाम का उदय हो गया है। 712 ईस्वी में बिन कासिम का आक्रमण हो जाता है। 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब जी का जन्म हो जाता है। यानी वो पूरा आधार बन चुका है। 570 में मोहम्मद साहब जी का जन्म हो गया, इसका मतलब वहां पे इस्लाम अब कदम रख चुका है। यानी अब वहां से विदेश से आक्रमण होंगे, बाकी जगहों पे वर्चस्व के लिए और धर्म के प्रसार के लिए आक्रमण होंगे, और वो समय है मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हम आपको बोलेंगे कि भाई ऐसा क्या है कि ये कब से कब तक है, तो हम समय देखेंगे कि जब मुगलों का आक्रमण, हम ऐसा लिख देते हैं, मुगलों के आक्रमण से लेकर के कब तक, औरंगजेब की मृत्यु तक। भारत का अंतिम जो शक्तिशाली मुगल सम्राट है ये है औरंगजेब, और इसकी मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। तो हम यहां से लिख देते हैं कब तक है, औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु तक है, और ये समय क्या है, 1707 ईस्वी में। और आधुनिक भारत हम मानते हैं बेसिकली पोस्ट मुगल एरा है वो। पोस्ट मुगल मतलब मुगलों के बाद, मुगलों मतलब औरंगजेब के बाद। हालांकि पोस्ट मुगल में कई होते हैं, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर, ये सब होते हैं, लेकिन औरंगजेब के बाद हम मानते हैं कि 1707 ईस्वी से लेकर के कब तक, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1947 तक। अगर आपको एग्जाम में चार्ट बनाने के लिए आ जाए, फ्लो चार्ट बना करके समीक्षा करिए, इतिहास के काल विभाजन का वर्णन करिए और समीक्षा करिए, और ये लॉन्ग आंसर में आया तो आप इसको कर लोगे। ठीक है, एक चार्ट समझ में आ रहा है? तो ये आपका एक आधार है। अब हम इसमें एक अलग सेगमेंट है, अलग बुक्स हैं, उनकी अपने अलग राइटर्स हैं, इसमें अलग सेगमेंट है, अलग बुक है। जो प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में उनका अनुपात होता है। आप पिछले 10 वर्ष का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत का इतिहास, इसका अनुपात, चूंकि ये प्रासंगिक है, समीचीन है, इसकी वजह से इसका जो प्रपोर्शन है वो आपके इतिहास में, जीएस में ज्यादा आता है। किसकी तुलना में? प्राचीन और मध्यकालीन की तुलना में। लेकिन हाँ, जो कला साहित्य और संस्कृति है, इसके लिए जो जीएस में मेंस का भी पेपर है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मध्यकालीन भारत, और आपको प्राचीन भारत पढ़ना पड़ेगा। इतिहास तो अपने में कमाल का विषय है। कोई बीटेक कर रहा है, किसी ने नीट करा हुआ है, कोई सीए किया हुआ है, लेकिन हजारों हजार प्रतिभागियों ने अपना विषय मुख्य इतिहास रखा। उसका कारण है, कहते हैं कि एक साधे सब सधे। इतिहास आपने पढ़ लिया तो आपने जीएस भी अपना कर लिया, प्रीलिम्स भी क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, और जो भी बाकी जीएस के क्वेश्चन है जिसमें संविधान आदि है, जीएस के पेपर है, उसमें भी आप कनेक्ट कर पाएंगे इतिहास। इसीलिए इतिहास इतनी रेलेवेंसी है। लोग कहते हैं कि अंक कब मिलते हैं, ये गलत बातें हैं। अंक सबको मिलते हैं, आप अपने को कैसे एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करते हैं। भाई अगर आपके घर में कोई खाना खाने आया, और घर में एक जगह है नॉनवेज बढ़िया वाला जिसको लोग खाते हैं एकदम दबा के, और एक जगह है सादा थाली, दाल चावल, अब नॉनवेज को गंदे तरीके से परोस दूं, और उसी में बगल में एक थाली है, सादी थाली, जिसमें आपने चावल रखा, दाल रखा, पापड़ रखा, सलाद रखा, अचार रखा, उसमें थोड़ा सा रसगुल्ला डाल दिया, उसमें थोड़ी सी ये डेजर्ट डाल दिया। जब वो थाली लेके जाओगे तो अपील करेगी ना। ऐसे हमारा एग्जामिनर होता है। प्रेजेंटेशन स्किल बहुत जरूरी है। आजकल हमारी सरकार भी हर चीज को प्रेजेंट करती है, नहीं? कुंभ मेला है तो प्रेजेंट किया गया, लोगों से बता दिया गया कि 144 साल में ये घटना पहली बार आती है, और लोग जान हथेली पे लेके झोला और गठरी टांग करके कूद गए कुंभ में। और ये है प्रेजेंटेशन स्किल। महिमा मंडन किया न्यूज चैनल वालों ने, हालांकि सच्चाई भी है, महिमा मंडल किया गया, और उसके चलते लगभग 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की संभावना है, जो कई देशों की जनसंख्या से बड़ी। आपको पता है ना, भारत की जनसंख्या विश्व में
पहली सबसे बड़ी जनसंख्या है, और प्रतिशतता में देखेंगे तो 17% से ज्यादा है। तो दूसरी जनसंख्या किस देश की सबसे बड़ी? चीन की। अंदाजा है कितना होगा? 148 करोड़। एक वर्ष पहले का आया है। 148 करोड़ भारत की जनसंख्या है, जिसकी संभावना थी 2025 में हम ये टारगेट पूरा करेंगे, लेकिन थैंक्स टू इंडियन एक झटके में पूरा कर दिया। अब कोई लक्ष्य में पीछे नहीं, हम दो हमारे बारे चलेगा। तो 148 करोड़ भारत की जनसंख्या, चीन सोच रहा था 146 है। तो अभी भारत तो 2 करोड़ में आए, भारत ने मार दिया 1 महीने में अपना टारगेट पूरा कर दिया। तो चीन सेकंड नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे किसकी बड़ी जनसंख्या है आपके लिए क्वेश्चन?